नमस्कार, मैं इंदर कृष्ण विचार के मंच से बोल रहा हूँ। आज हमने चर्चा के लिए एक विशेष सब्जेक्ट चुना है। जम्मू डिवीजन में हॉर्टिकल्चर की प्रोग्रेस, हॉर्टिकल्चर का क्या भविष्य रहेगा, क्या प्रोग्रेस हुई, सरकार का योगदान क्या रहा, फार्मर्स खुश है कि नहीं है, इस चीज पे विषय पे हमारे साथ चर्चा के लिए है श्री जियालाल शर्मा, जो एक रिटायर्ड डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर रहे हैं, एक कुशल शासक रहे हैं, इनोवेटिवली काम किया है अपने डिपार्टमेंट में। वो रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने फार्मर्स के साथ, हॉर्टिकल्चर्स के साथ नाता नहीं तोड़ा। ये J&K किसान एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर है और उसके साथ ही सुकास्ट जम्मू जो है ना, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में है। तो इनका योगदान इस एरिया में लगातार सर्विस पीरियड में और पोस्ट सर्विस पीरियड लगातार चलता रहा है। इनके अनुभव के बारे में आज बात करेंगे। शर्मा जी, यू आर वेलकम टू दिस शो। हमें ब्रीफली बता दीजिए कि आपकी जो एक्सपीरियंस है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में और जो एक करंट रोल आपका है एज रिप्रेजेंटेटिव इन दिस J&K किसान एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड और स्कॉस्ट में, इसके बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। ऐसा है कि मैंने जम्मू के डिवीजन जितने डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग सभी ने काम किया है। लद्दाख में भी काम किया है और कश्मीर में भी मैं पोस्टर रहा हूँ, कनेक्टेड था क्योंकि मैं मूव में रहा 2 साल ट्रेड में। देखा जाए तो J&K हमारी जो एस्ट्रल स्टेट या आज यूटी है, एक नेचर की देन है, जो हमारी टेम्परेट क्लाइमेट है। ओके, ये जो टेम्परेट क्लाइमेट है ये हमारे भारतवर्ष में देखेंगे बड़े लिमिटेड एरियाज में। कुछ हिमाचल प्रदेश लो, नॉर्थ ईस्ट ले लो, जब आपका उत्तराखंड वगैरह हो गया, लेकिन पूरा इंडिया हम लोगों को देखता है उस प्रोड्यूस के लिए जो टेम्परेट एरिया में होती है। नींबू के लिए मद्रासी भी कम्पीट करेगा, पंजाबी भी करेगा, राजस्थानी भी करेगा कि मेरा नींबू ज़्यादा महंगा बिके। कश्मीरी एप्पल के लिए ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आज भी हमारा मोर देन 70% मोनोपोली है एप्पल में। J&K जो एप्पल पैदा करता है मोर देन 70% हिंदुस्तान में जाता है और हम पर एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से एप्पल आएगा जब बाकी टेम्परेट क्रॉप्स आएंगे। लेकिन जो कुछ वेस्टर्न कंट्री में हो रहा है, हमारे जैसी इनकी क्लाइमेट है, जहाँ हमसे स्वेयर क्लाइमेट है, वहाँ जो टेम्परेट क्रॉप्स हैं वहाँ उन्होंने ज़्यादा हमसे काम किया है, तरक्की की है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। यूरोपियन बिकॉज ऑफ द टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, उसके बाद टेक्नोलॉजी का कोई योगदान है उसमें? हाँ, नहीं, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन अब हम खासकर टेम्परेट में, खासकर एप्पल में हम 2, 4, 5, 7 सालों से हम फोकस कर रहे हैं और वहाँ पर वो बहुत देर से पहले ही एस्टेब्लिश्ड है। हाई डेंसिटी की जो प्रोडक्शन है वो लगभग हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन से 4 गुना ज़्यादा है। और क्वालिटी जो है वो बेटर है क्योंकि प्लांट डार्फ होता है, उसकी जो पेस्ट मैनेजमेंट या इंसेक्ट मैनेजमेंट या डिजीज मैनेजमेंट आसानी से की जाती है। कलर, उसका साइज, तो वो अभी गुंजाइश बहुत है। लेकिन जैसे मैंने कहा उसके बावजूद हम जम्मू कश्मीर वाले पूरे इंडिया को 70% टेम्परेट क्रॉप्स सप्लाई करते हैं, देते हैं। जहाँ तक जम्मू डिवीजन की बात है, मुझे अक्सर ज़्यादा मौका यहीं काम करने का मिला। यहाँ ज़्यादातर एरिया रेन फेड है, टेम्परेट एरिया भी है, सॉफ्ट ट्रॉपिकल भी है, लेकिन ज़्यादातर रेन फेड है। जहाँ जहाँ इरीगेशन है वहाँ पर हम भी लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप सीरियल्स ग्रो करो, एग्रीकल्चर की तरफ जाओ, व्हीट लगाओ, पैडी लगाओ, और लोग प्रेफर वही करते हैं। और जो सब अर्बन एरिया है जम्मू के नज़दीक है, वहाँ लोग लगाते हैं और लगाने भी जाएंगे, वेजिटेबल लगाते हैं क्योंकि उसकी मार्केट है और ज़्यादा पैसा उसमें उनको मिलता है। तो रेन फेड हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर हमारा हर ब्लॉक में है, हर ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर्स हैं। कामयाबी कम मिलती है क्योंकि ड्राई स्पेल जब बहुत बढ़ जाता है तो पानी नहीं होता तो पौधे सूख भी जाते हैं। मेरा थोड़ा ये फोकस रहा, अक्सर आप कभी बात करोगे किसी डिपार्टमेंट के लोगों से, मेरा ये फोकस था कि पिट के ऊपर गड्ढा है जिसमें पौधा लगाना है, वो 1 क्यूबिक मीटर से कम नहीं, 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर चौड़ा, लंबा और गहरा, उसमें 1 लीटर पानी आता है अगर उसको भरना हो। अगर हम वहां पर पौधा लगाते हैं और एक बार से हो जाती है तो वो पानी जो है वो वहां नीचे अब्जॉर्ब रहेगा और 2-3 महीने तक वो शाख पौधा बर्दाश्त कर सकेगा। ओके, तो मेरे टेन्योर में अब यहाँ भी रहा, चाहे मैं चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर था, चाहे मैं डायरेक्टर रहा,
मैं इंस्पेक्शन करता था पौधे लगने से पहले, आपका लेआउट ठीक है और आपकी पिट डिग्निटी। अगर किसान ने पिट पूरा नहीं निकाला है तो कई बार हमने उनको रिजेक्ट भी किया और उसमें हमें कामयाबी मिली। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 2 लाख हेक्टर एरिया पोटेंशियल पड़ा हुआ है और हॉर्टिकल्चर 2 लाख हेक्टर के इरिगेशन है नहीं, पानी नहीं है। जहाँ पानी नहीं है वो स्कोप हार्टिकल्चर का, क्योंकि जो ड्राई स्पेल प्रोलॉन्ग कर जाता है। अगर एग्रीकल्चर क्रॉप आपने लगाई होगी इट विल नॉट सर्व, वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगी। करेक्ट। लेकिन अगर फ्रूट प्लांट लगाया होगा तो वो इट कैन। हाँ, और खासकर कंडी के एरिया में या इवन जो हमारे पहाड़ हैं, चाहे वो पुंछ का पहाड़ है, रजौरी का है, उधमपुर के रामबन का इलाका है, किश्तवाड़ बड़ौदा का इलाका है, वहाँ पर इतनी जरूरत कंडी के कम जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी वहाँ भी नहीं है। तो वहाँ पर भी अगर लोग वो प्रॉपरली पिडिंग करते हैं तो उनके बाद भी चले हैं और आगे भी चलेंगे, लेकिन उसके ऊपर डिपार्टमेंट को बहुत मेहनत करने की। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास गवर्नमेंट ने ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन शुरू की, बहुत पहले होनी चाहिए थी। हिमाचल वगैरह ने पहले ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर ली थी। हमारे लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, दिन ब दिन हम इसमें एरिया और ऐड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा इंसेंटिव भी रखा है। लगभग इसमें हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट कोई लाख के आसपास, एग्जैक्ट मुझे नहीं आइडिया क्या है, और उस पर 50 सेंट सब्सिडी है। तो 1 हेक्टर में लगभग 19-20 लाख की सब्सिडी है। ये हमारा जो आर्चिड है पौधा जो है वो तीसरे साल कमर्शियल बेरी में आ जाता है। मैं हमारे भाई जो है किसान भाई आगे आ रहे हैं, लेकिन समहाउ मैं देख रहा हूँ कि रेनफेड एरिया के लिए डिपार्टमेंट के पास इस वक्त कोई अच्छी स्कीम नहीं। मुझे बताया गया कि एक स्कीम है जिसमें हम 80% सब्सिडी देते हैं। कोई भी किसान सिर्फ पौधे की सब्सिडी के ऊपर नहीं आएगा। वो तो किचन गार्डनिंग स्कीम में बोलूँगा कि किसी ने पौधे लगाने हैं 10-20-50, तो 80% सब्सिडी पर ले लो, पौधे लगा लो। अगर आपने कमर्शियली इसको प्रमोट करना है हॉर्टिकल्चर को, आपको उसके लिए गड्ढा का जो मेन कंपोनेंट है उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, कुछ फेंसिंग के लिए भी पैसा देने पड़ेंगे, और बाकी प्लांट मटेरियल की भी कुछ सब्सिडी। जैसे हम हाई डेंसिटी में दे रहे हैं, हम 40 लाख का प्रोजेक्ट है, वहाँ 40 नहीं, यहाँ 6-7 लाख का प्रोजेक्ट बना लो ताकि 2-3 लाख रुपया का सब्सिडी जाए, तो उसका एक संपर्क हो जाएगा। नहीं, ये यहाँ से आमदनी हो रही है, वो बहुत मेहनत करेगा। तो वो एक लैक कर रही है यहाँ पर रेनफेड एरिया में, कि रेनफेड एरिया में के लिए एक बहुत अच्छे मजबूत प्रोग्राम की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ी प्रॉब्लम मैं महसूस कर रहा हूँ, मंकी मिनास। मंकी बंदर जो है ये भी उसी एरिया में है, लगभग कंडी एरिया में, और कंडी का किसान मरा हुआ है, उस बेचारे की ज्यादा आमदनी के सोर्स नहीं। और जहां जहां बंदर हैं वहां लोगों ने क्रॉप लगाना बंद कर दी। ये आप हैरान रह जाओगे ये बात सुन के कि लोगों की माइग्रेशन हो गई है उस एरिया से, क्योंकि वो अपने रोजी रोटी के लिए इलाका छोड़ के, जो वहां पर हैं भी वो कुछ नहीं ग्रो कर रहे क्योंकि बंदर छोड़ते नहीं। उसके लिए मैंने किसान एडवाइजरी बोर्ड में ही एक बड़ा, काफ़ी जब से मैं मेंबर हूँ, मैंने उसको बड़ा फोर्सफुली पॉइंट को रेज किया। अब गवर्नमेंट ने कुछ किया है, इसको 50% सब्सिडी के ऊपर सोलर फेंसिंग के लिए रखा हुआ है, लेकिन वो फेंसिंग बहुत महंगी है। इसलिए एक जब लास्ट मीटिंग मैंने अटेंड की थी तो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे शैलेंद्र जी, बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये लोग मरे हुए हैं, जहाँ बंदर हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं उनकी, और ये 50% में कोई आगे नहीं आएगा। अब मेहरबानी करके इसको 80% सब्सिडी कर दीजिए ताकि वो लोग अपना कुछ न कुछ कर सकें। वो चाहे फ्रूट लगाते हैं, चाहे वो मक्की लगाते हैं, कोई कुछ भी लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, तो लगा पाएंगे, अपनी रोजी निकाल पाएंगे। अदरवाइज वो जगह जब वो कितना एरिया है, आप हैरान रह जाओगे। हमारी जम्मू की बासमती मेन क्रॉप है, उसमें लगभग 35,000 हेक्टेयर एरिया है, और जो मंकी मिनास इफेक्ट एरिया वो 34,000 हेक्टेयर का है, लगभग इक्वल। तो जितना हमारी बासमती ग्रो होती है उतने एरिया में ही बंदरों का प्रकोप है, बंदर जो है वहां पर कब लोगों को। आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा निकाला, बट जम्मू की बात करें तो आपने बासमती का इशारा किया। बासमती के लिए तो जम्मू मशहूर है, अच्छी प्रोग्रेस है, अच्छे ब्रीड्स आए, अच्छी वैरायटीज आई, इसमें हाइब्रिड वैरायटीज भी चल रही है। इसके अलावा मतलब हॉर्टिकल्चर में कोई ऐसा प्रोमिनेंट क्रॉप नहीं है। चलो एक एप्पल में ये दिक्कतें आती है, कुछ अल्टरनेट क्रॉप्स होंगे जो लोगों को प्रमोट करनी चाहिए, सरकार को प्रमोट करनी चाहिए, डिपार्टमेंट को प्रमोट करनी चाहिए, ताकि जो अभी आप ये बोल रहे हैं कि दैट फार्मिंग इन दिस कंडी एरियाज, आपकी बात सही है, मेरा भी पर्सनल अनुभव है इस चीज में।
देखा है हमने, इंटरेक्शन भी कुछ लोगों के साथ ऐसे हैं कि कर नहीं पाते हैं। क्या कोई अल्टरनेटिव है अदर देन एप्पल, अदर देन जो ना अट्रैक्टिव है जो कश्मीर का? जैसे एप्पल की बात आती है तो सीधे कश्मीर की बात आती है, फिर कश्मीर में जाएंगे तो पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ अपने बारामपुर की बात करेंगे। Apple industry in Kashmir has extended to all those areas जहाँ पे अभी तक राइस क्रॉप हुआ करता था। एप्पल वैली कहा जाता है, पहलगाम का जो रोड जाता है दैट्स एप्पल वैली। बट ऐसा कुछ चीज नहीं है, मतलब मेरे को दिमाग में आते हैं दो चीज आते हैं। एक तो चनानी का बेल्ट आता है जहाँ से सब्जियां कुछ निकलती है और कुछ फ्लावर्स निकलते हैं, और देन बासमती का बेल्ट जहाँ पे बासमती का राइस है। उसके अलावा इतनी जमीन है, इतनी वैरायटी है, जैसे बजरवा का इलाका है, बिलावर का इलाका है, मतलब जम्मू डिवीजन हैज ए रेंज ऑफ वैरायटी। आप इमेजिन कर लो, यहाँ से पुंछ है, रजौरी है, फिर आगे आप जम्मू आ गए, उधमपुर, रियासी, सो मनी, इतना वास्ट बेल्ट और डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट टोपोग्राफी। इसके लिए तो मुझे लगता है कोई स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक कार्यक्रम तो होने चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए कि सरकार का तो फोकस फार्मर है। कभी कभी बहुत सारे प्रोग्राम चले, IRDP का प्रोग्राम चला, किसान क्रेडिट कार्ड का प्रोग्राम चला, डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स का प्रोग्राम चला, बट अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए कि जम्मू डिवीजन का जो फार्मर है स्टिल फील्स डिप्राइव्ड। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि हर प्रोग्राम वक्त के मुताबिक डिजाइन किया गया और शायद उस वक्त उस प्रोग्राम की जरूरत थी। जो टाइम बीता गया, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती गई, प्रोग्राम में चेंजेस आती गई। इस वक्त हमारे पास HADP प्रोग्राम है। जो पहले प्रोग्राम थे उनको उन्होंने जो ऑलमोस्ट HADP एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर पर सारा है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो। इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरी, ओके, अपना सेरिकल्चर, ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है और बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है। 5000 करोड़ का प्रोग्राम है, 5 सालों में खर्च करना है पूरे भारत का, पूरे JNK में, JNK। ओके, ये हमारे जी साहब का कंसेप्ट है और उन्होंने इस पर बहुत इंटरेस्ट लिया। और हमारे उस वक्त जो हमारे इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, लुलू साहब, उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एग्रीकल्चर में, उन्होंने बड़ी मेहनत की इसमें। उसमें हमें भी इन्वॉल्व किया था किसान एडवाइजरी बोर्ड से। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट, 29 प्रोजेक्ट हैं इसमें बहुत फोकस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए है, फार्मर प्रोड्यूस ऐप, जिसको हम FPO कहेंगे, वो है, और प्रोसेसिंग का है, मार्केटिंग का है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जो आपने कंसर्न दिया इस कंडी एरिया का, रेनफेड एरिया का, पहले तो मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट को मैंने प्रोजेक्ट भी किया है कि एक बड़े लेवल की टीम और कमेटी बननी चाहिए। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, हम पानी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जो एनुअल रेनफॉल है जम्मू डिवीजन का, वो 1200-1300 mm है, जो कि 80% कंट्री से बेटर है। माय गॉड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो इरिगेटेड एरिया है वो 25-30% है। हम जो बोलते हैं 25-30%, उतना है भी नहीं, क्योंकि टेल एंड पर पानी नहीं पहुंचता। हमारे ट्यूबवेल है इरिगेशन के, वो बहुत से मैक्सिमम डिफेक्ट रहते हैं। तो अब ये जो रेनफॉल है, अब जो ही आप लखनपुर से चलते हो पुंछ तक या कुपवाड़ा तक, बहुत नाले हैं और बहुत से पेरिनियल नाले भी हैं। अगर इन नालों के ऊपर परमानेंट छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाए अलग अलग एरियाज में, एक नाला आ रहा है, मान लो उसकी 50 किलोमीटर है, हो सकता है 1 किलोमीटर में उसमें 10 छोटे छोटे चेक डैम्स बन जाए, और हर चेक डैम जो है वो 20-30 हेक्टेयर एरिया इरिगेट कर सकता है। लेफ्ट राइट में उसको कैनाल इरिगेशन से ले जाता है या लिफ्ट की जाती है वहां पर। तो ऐसा ये करना बहुत जरूरी है। पानी हमारे पास है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। एक टीम आई थी इसराइल से, ऑलिव कल्टीवेशन के ऊपर उन्हें प्रमोट करना था डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके साथ मैं भी था। तो वो कहते थे कि ये चुनाव जो है ये तो देन है, उसके बावजूद हमारा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वो ड्राउट प्रोन एरिया डिक्लेयर्ड है, डिस्पाइट कि इतना बड़ा रिवर निकल रहा है, वहीं से फ्लो कर रहा है। तो हमें, मैं चुनाव की बहुत बड़ा रिवर है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, छोटे नालों, मैं नालों की बात करूंगा। मैं उज्ज है आपका, रावी को पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो रहा है। पेरिनियल है क्या? हाँ जी, पेरिनियल है। इवन जो सीजनल है, पीक टाइम और लीन टाइम में कितना अंतर है इनके? वो लीन में काफी है, लेकिन जिस वजह से उज्ज है तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट का सोच रहे हैं जी, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसका मतलब उतना है कि ये बरसात के बगैर भी वो पानी देगा, क्योंकि 4-5 ऊपर से छोटे छोटे नाले छोटे मिलते हैं वहां से।
ऐसी तरह और भी बहुत से हैं, आगे आप बसंतर है सांबा के पास, तो एक नाले के ऊपर कई डैमें बनेंगी, हर आधे किलोमीटर के बाद जहाँ फिजिबिलिटी बनती है वहां डैम बना लो। डैम बना दो, ठीक ये इन्वेस्टमेंट बेकार की नहीं है, नहीं लॉन्ग टाइम है। आज फार्मिंग किसान नहीं करना चाहता, उसके बच्चे किसान फार्मिंग नहीं करना चाहते, बिकॉज उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, मेन तो इरिगेशन। अगर उसको इरिगेशन मिल जाएगी, उसको वो इंटेग्रेटेड फार्मिंग शुरू कर सकता है, एक दो गाय रख सकता है, कुछ हॉर्टिकल्चर लगा सकता है, वेजिटेबल लगा सकता है, तो उसको आमदनी आ सकती है। दूसरा आपने कहा कि फोकस जम्मू के लिए, तो मेरे वक्त में ही हमने काफी फोकस किया था, एनएसडी से मिलकर हमने स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन स्टार्ट किया। शार्ट ड्यूरेशन क्रॉप थी, 4-5 महीने, 4-4.5 महीने की। और मैं आज से 15 साल से 20 साल पहले की बात है, उस वक्त भी फार्मर 20-25 हज़ार रुपया किनार का बचा लेता था। ओके, अभी स्ट्रॉबेरी चल रही है हमारी, अभी इंसेंटिव भी काफी बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने उस, और हमारी स्ट्रॉबेरी उस वक्त हम बाहर भेज रहे थे, दिल्ली भेज रहे थे, उसके लिए हमने बनाया हुआ था। और एक बार न्यूज आई थी कि महाबलेश्वरम के बाद अगर दूसरा कोई हब है स्ट्रॉबेरी तो वो जम्मू है। ये स्ट्रॉबेरी एग्रीकल्चर में आता है कि हॉर्टिकल्चर में? अच्छा, तो उस इसी अभी चल रहा है, लेकिन और इसमें करने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसानों को पता है, ट्रेनिंग उनको मिली है, उनको मार्केट भी ढूंढी है। तो इसी तरह हमारे जो पुंछ का इलाका है, जोरी का इलाका है, वहां पर स्टोन फ्रूट्स के ऊपर फोकस करनी है। ओके, जैसे आपका हो गया प्लम, एप्रिकॉट, ओके, इंच आड़ू, फोकस करने की जरूरत है। ये मिड जोन जो है वहां पर, हालांकि प्लम पुंछ का बहुत बढ़िया है, और उसको प्रमोट करने की जरूरत है, और उसको मार्केटिंग के साथ लिंक करने की जरूरत है। इसी तरह हमारे स्पेसिफिक एरिया जितने भी हैं जहाँ अच्छी क्लाइमेट है, पानी है, वहाँ हाइड्रेट एप्पल भी लगाएं, कुछ करें। लेकिन वॉलनट ग्राफ्टेड की बड़ी जरूरत है। ग्राफ्टेड प्लांट्स अभी तक भी हम टेक्नोलॉजी हुई है, लेकिन उतना प्लांट ज्यादा नहीं आ रहा जितनी डिमांड है। तो मैं तो ये कहूँगा कि नॉर्मल डायनेस्टी में गवर्नमेंट को, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि मैक्सिमम प्लांटेशन हम मिनिमम सालों में कर सके, ताकि लोगों को उसका लिवलीहुड होगा और एक बहुत बड़ा फायदा जेएंडके को उसका होने वाला है। इसके साथ मैं एक और पॉइंट आपको ये होना चाहूंगा कि ड्रिप इरिगेशन हमारे यहाँ पॉपुलर नहीं, उसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंसेंटिव है वो काफी नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया होता है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड में वो चलता नहीं। तो गवर्नमेंट को कुछ सालों के लिए ड्रिप इरिगेशन के ऊपर फार्मर को अच्छा इंसेंटिव देना चाहिए, पॉपुलर हो जाए। बाहर महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में कोई भी ऑर्चर्ड नहीं लगेगा बगैर ड्रिप इरिगेशन के, माइक्रो इरिगेशन के। वो वैसा उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। कश्मीर में पानी बहुत है, दैट डजंट मीन कि वहां ड्रिप की जरूरत है। हमें एक्सेस वाटर नहीं देना है, हमें रिक्वायर्ड वाटर देना है। दैट इज इम्पोर्टेंट। लिफ्ट इरिगेशन का कुछ हो सकता है डोडा इलाके में? हाँ, क्यों नहीं। जहाँ जो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन कहने का मतलब जो छोटी छोटी डैमें बनेगी वहां से लिफ्ट कर सकते हैं हम। जो पानी जो एरिया नीचे है वो ग्रेविटी में जाएगा, और जो उसके ऊपर है वो लिफ्ट करेंगे उसको। और जैसे ऐसे नहीं है, लिफ्ट इरिगेशन कैनाल है हमारी, ये जो चलती है ये यहाँ अखनूर से आता है, अखनूर से नहीं, वो नहीं, वो ग्रेविटी की है। यहाँ से ये बहुत से शुरू होती है। अच्छा। और ये रेलवे स्टेशन से होती हुई ये आगे जा रही है, और अब आगे छापरकंडी कैनाल वो बड़ी पेंडिंग होगी, वो 30-70 में हमें मिलना चाहिए था। अभी सुना बन रही है, तो शायद वो आ जाएगी, तो उसके साथ पानी जो मिलेगा विजयपुर के आगे आगे पीछे, उसमें कब कुछ एरिया हमारा इरिगेट हो जाएगा। साहब, जो मैं निष्कर्ष निकाल पाया लिमिटेड टॉक में, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, विषय बहुत बड़ा है, इस पर अटेंशन भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, करेंगे इस पे बात जरूर करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अपने जम्मू में इन टर्म्स ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी पोटेंशियल है, इरिगेशन का पोटेंशियल है, अनएक्सप्लॉइटेड पोटेंशियल है, इट हैज नॉट बीन एक्सप्लॉइटेड। और गवर्नमेंट के प्रोग्राम होने के बावजूद भी वेल इंटेंडेड प्रोग्राम्स, ग्राउंड लेवल पे उन प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन में आज की डेट में भी कमी है। तो फार्मर इज नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टू दोज प्रोग्राम्स की जो एक एक्सटेंशन का काम है, डिपार्टमेंट्स का काम है। सरकार तो फंड देगी, बट अल्टीमेटली उसकी यूटिलाइजेशन, फार्मर्स तक अवेयरनेस पहुंचाना, ये तो डिपार्टमेंट का ही काम है। खासकर अगर कॉस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन एरियाज ले, हर जिले में होता है इनके पास, हर जिले में क्रॉप के लिए रहता है, वो इसके लिए रहेगा, ऑर्चर्ड्स के लिए रह सकता है, सो दैट कि डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स का कंसेप्ट यही था
कि पीपल विल सी कि हम अपने इस एरिया में क्या क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उन डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट्स, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड्स, फार्मिंग की तरफ आजकल ध्यान बहुत कम होता जा रहा है और अल्टीमेटली फार्मर इज लेफ्ट, उसके ऊपर वो चीज नहीं है। इसके ऊपर ध्यान देना होगा। हम आपके साथ शर्मा जी आगे फिर बात करेंगे, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए कि एक हौसला देने की कोशिश करिए यहाँ के फार्मर्स के साथ कि क्या क्या कर सकते हैं ब्रीफ में कि इस हॉर्टिकल्चर को यहाँ का एक फोकस करने के लिए, हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने, जिनके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इस फार्मर की इनकम बढ़ानी है, सो दैट ही डज हिज फार्मिंग एंड ही डज इज नॉट रिलाई ऑन दो अदर जॉब्स जहाँ पे उसको धक्के खाने पड़ते हैं शहर में आने के। देखिए, ऐसी बात नहीं, काफ़ी सारी स्कीम्स की गवर्नमेंट की चल रही हैं और लोगों तक पहुंच भी रही हैं। यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है और कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन क्योंकि मेरा इसलिए है कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है फील्ड का और मैं फील्ड में ज़्यादा जुड़ा रहता था। खुद भी किसान हूँ, मैंने खुद हर काम खेती बाड़ी का खुद अपने हाथों से किया हुआ है। ये इरिगेशन के ऊपर मेरा यह हमेशा फोकस रहा है कि इसका एरिया बढ़ाया जाए। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जैसे हमारी नहर है ये अपनी रणबीर के नाम, ये भी 3.5 महीने बंद हो जाती थी। ये भी हमने बोर्ड की तरफ से उठाया, तो डुल्लू साहब या अपने एलजी साहब मीटिंग में हुए तो उन पर शलीन काबरा जी थे, इरिगेशन का भी वही है। तो इन्हें करके गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी है, इनको डिपार्टमेंट को, कि आप 1 मार्च तक इसको खोल दीजिए। ये खुलती थी 13 अप्रैल को, तो 1.5 महीना उसको काम कम किया है, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसी तरह अभी भी मेरा ये है कि जो लोग सब्जियां उगा रहे हैं इनका वैल्यू एडिशन फार्म पर किया जाए, इनकी मिनिमल प्रोसेसिंग वहां पर की जाए। जैसे गोभी है, ओनली एडिबल पोर्शन को पैक कर लो, ले लो, उसमें उसकी ट्रांसपोर्ट बच जाएगी और वहीं पर वो छोटे छोटे किलो आधा किलो का कुछ पैक, मैं नहीं कहता कि 100% ऐसा करो, लेकिन स्टार्ट तो करो। कुछ जो कॉलोनियां हैं वहां पर लोग चाहते हैं कि आपको रेडीमेड मिल जाए, हर चीज का टिकटाई मिल जाए। पीस है उनके सिर्फ वो दे दो, साग वगैरह, तो मिनिमल प्रोसेसिंग भी फील्ड में उसमें हो जाए। तो काम हो रहे हैं, प्रोसेस यूनिट भी अच्छे लग रहे हैं। इन रिसेंट ईयर्स में बहुत यूनिट कश्मीर में लगे हैं, जम्मू में लगे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ जहाँ जो चीज़ होती है वहाँ पर उसको मिनिमम प्रोसेस लोगों को ट्रेन भी किया जा रहा है। लेकिन ये जो मेन प्रॉब्लम है कि इरिगेशन और लोगों को एक्सपोजर दिया जाए, फार्मर्स को जहाँ कोई चीज़ होती है उसको उसके मुताबिक उसको ट्रेनिंग दिया जाए, उसको एक्सपोजर दिया जाए ताकि उसको कन्विंस हो जाए। मैंने स्ट्रॉबेरी कैसे कामयाब हुआ मैं कि मैंने एक पूरा 30 लोगों का ग्रुप यहाँ से बनाया और मुझे पता लगा सबसे बेस्ट महाबलेश्वर महाराष्ट्र होती है। मैंने महाराष्ट्र फार्म भेज दिया। अरे वाह! मैं कहा वहाँ देख के आओ। जब वहाँ से देख के आए, मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया, वो बिल्कुल जोश में थे और उन सभी लोगों ने स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन शुरू करी और उसके बाद देखो देखी फैलती गई। तो मेरे कहने का मतलब कि एक्सपोजर के लिए फोकस किया जाए विद इन स्टेट। ये नहीं है कि हमें वहीं टेम्परेट का हमें कश्मीर में बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सिथ है वहाँ पर, डिपार्टमेंट के कुछ आर्चर है, वहाँ पर ट्रेन मिल सकती है। सब ट्रॉपिकल का लखनऊ में नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ही हमने कुछ किसान भेजे। तो किसानों को एक्सपोजर और अफसरों को एक्सपोजर, ये ड्रिप इरिगेशन में ये बात कर रहा हूँ, मेरे शायद अफसर ही उतने कन्विंस नहीं होंगे कि ड्रिप इरिगेशन इतने फायदेमंद है। लेकिन जब तक ऑफिसर खुद मोटिवेटेड होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है नहीं ना ये, तो पहले उसको एक ट्रेन करना होगा, उसको मोटिवेट करना होगा, फिर वो फार्मर के साथ जब बात करेगा तो उस कॉन्फिडेंटली उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बड़ी जरूरत है, अगर हम इसको आगे लेना है हमारे अफसरों को भी मेहनत करनी होगी, हमारे किसानों को भी आगे आना होगा, डिपार्टमेंट के ऊपर ट्रस्ट करना होगा और यूनिवर्सिटी भी अच्छा काम कर रही है और यूनिवर्सिटी को इनोवेटिव बनना होगा। एक और सवाल जाते जाते मुख्तसर साहब, ये लैंड यूजेज पे है। देखा गया है कि ये जो अर्बनाइजेशन है, शहर का बढ़ावा, ये काफी फैल रहा है। अगर आप जम्मू सिटी को आज 20 साल पुराना देखेंगे और आज देखेंगे, यू विल सी दैट जो एडजॉइनिंग सारे विलेजेस है कंक्रीट जंगल बन गए हैं। लैंड यूजेज पे कोई गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको एक धरोहर के रूप में प्रिजर्व किया जाए। बट यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ जाती है। फार्मर इज ऑलवेज इन नीड ऑफ मनी, ही सेल्स द लैंड, ही गेट्स ए गुड मनी, तो उसके अपने खर्चे वर्चे करने होते हैं। अगर हम इस लैंड यूजेज को उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसकी कुछ एडिशनल दूसरी तरफ से प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एक बैलेंस इस तरीके से हो सकता है और इसके ऊपर आपका क्या विचार है? लैंड यूज का गवर्नमेंट का है कि ऐसे इरिगेटेड लैंड है उसको हम आर्चरी के लिए नहीं करेंगे, लेकिन वो भी चला नहीं क्योंकि वैली में जो हाई डेंसिटी हमारी प्लांटेशन है वो वैली चलेगी नहीं।
और आस्ता आस्ता जैसे आपने कहा कि वो धान के फील्ड जो थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे। जहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा अगर कोई आपका पीस ऑफ लैंड है और आपको पैसा चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, तो उसको आप किसान को डिप्राइव नहीं कर सकते कि आप इसको बेचेंगे नहीं। वो भी शायद कुछ है रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी वो ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन लगाना भी शायद उन पर नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है और आपको ज़रूरत है पैसे की, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव है, फिर वो उसमें कोई ना कोई चेंजेस हो जाती हैं कि साइज़ का इतने कनाल बेच सकता है तो वो पीस में बेचेगा, कट्ठी नहीं बेचेगा। तो वो आप ठीक कह रहे हो कि अगर हमें सर्वाइवल करना है या हमें अपना एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना है, एग्रीकल्चर के से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं। कुछ भी अगर आपकी प्रोडक्शन अपनी है, अगर खाने के लिए अच्छा है, तो आप कहीं भी आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि आप जहाँ पर सब्जियाँ लगाते हो वहाँ मक्की लगाना बंद कर दो। मक्की आप कहाँ से लाओगे, लेकिन सब्जी से अगर 300-400% आपकी इंटेंसिटी चली जाती है, काफ़ी इंटेंसिटी, तो उसमें आपको कई गुना फायदा होने वाला है। तो फार्मर को तो वही देखना है कि जहाँ पर कुछ ज़्यादा फायदा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत अच्छी बातें हुई है। मुझे लगता है कि फार्मर्स के कानों में ये बातें चले जाएंगी, जागरूकता बढ़ जाएगी। हम आपसे मिलते रहेंगे विचार यूट्यूब की तरफ से। आपको धन्यवाद। नमस्ते।